तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशनल चैप्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आज का ये वीडियो कुछ खास है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हार्ड करेंसी का अर्थ क्या है? तो हार्ड करेंसी वह मुद्रा है जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि हार्ड करेंसी वह मुद्रा होती है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापक रूप से स्वीकार्य होती है, जिसको लगभग सभी देश स्वीकार करते हैं। जैसे कि अमेरिकी डॉलर है, यूरो हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, जापानी मुद्रा हो गई येन जिसको बोलते हैं। तो हार्ड करेंसी की आपूर्ति और मांग पर नियंत्रण सामान्यतः देशों की आर्थिक प्रदर्शन और उनकी केंद्रीय बैंकों के द्वारा किया जाता है, न कि संकट मुद्रा की तरह जिसकी आपूर्ति मांग के मुकाबले सीमित होती है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र बना है? तो उत्तर हो जाएगा दक्षिणी सूडान। मित्रों, दक्षिणी सूडान ने 9 जुलाई 2011 को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करी और संयुक्त राष्ट्र में 28 जुलाई सन 2011 में जुड़ गया और तब यह संयुक्त राष्ट्र में जुड़ने वाला 193वां सदस्य बना था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष शुरू हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन सन 1991 में हुआ था। इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सोवियत रूस या सोवियत संघ का विघटन सन 1911 में हुआ था। यह विघटन एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था जिसमें कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारक कारण बने थे। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। वहाबी आंदोलन पटना का एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था जो 19वीं सदी में मुस्लिम समुदाय के भीतर उत्पन्न हुआ था। यह आंदोलन वहाबी पंथ से प्रेरित था जो अरब में उभरा था और इस्लाम में धार्मिक पुनरुद्धार का उद्देश्य रखता था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने। अब थोड़ा देव समाज को समझ लेते हैं। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री जी थे। उन्होंने सन 1887 ईस्वी में इसे स्थापित किया था। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार लाना था और इसका गठन मुख्य रूप से हिंदू धर्म की कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ किया गया था। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो कूका आंदोलन सिख गुरु राम सिंह ने चलाया था। अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में पंजाब में एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था जिसका नेतृत्व बाबा राम सिंह ने किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन और उसकी नीतियों के खिलाफ विद्रोह करना और भारतीय समाज में सुधार लाना था। अगला प्रश्न है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह सन 1925 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, हिंदू कानून की पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? आपका उत्तर हो जाएगा विज्ञानेश्वर जी ने। मिताक्षरा एक प्रसिद्ध हिंदू न्याय शास्त्र है जिसे विज्ञानेश्वर जी ने लिखा था। विज्ञानेश्वर एक महान भारतीय न्यायविद और आचार्य रहे जो कश्मीर के रहने वाले थे और 12वीं शताब्दी के दौरान हिंदू न्याय शास्त्र के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला प्रश्न है, अशोक को किन और नामों से जाना जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवनाम प्रिया और प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामगंगा बांध। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म के इतिहास की एक महत्वपूर्ण संगीति थी जिसे कश्मीर के कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में लगभग 100 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इस संगीति का आयोजन वेदिका, जिसे कि धर्म कहते हैं, की संरचना और उसके प्रचार प्रसार के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? यानी मगध का विकास सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार मगध साम्राज्य के एक प्रमुख और महान सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने 550 ईसा पूर्व के आसपास शासन किया। वह हर्षवर्धन के समकालीन थे और उनके शासनकाल को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का छोछिला नृत्य किस जाति में प्रचलित है? तो यह राजपूत जाति में प्रचलित है। इसको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए, छोछिला नृत्य उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है। यह राजभर जाति से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य पारंपरिक रूप से राजभर समुदाय द्वारा किया जाता है, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, जिन्हें शाकल, वास्कल, अश्वलायन, शंखायन और मंडूकायन कहा जाता है। ऋग्वेद की ये 5 शाखाएं बताई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की रचना किस भाषा में की गई थी? तो कल्पसूत्र की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। कल्पसूत्र जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है, जो श्वेतांबर संप्रदाय के ग्रंथों में से एक है। इसे भद्रबाह स्वामी ने रचा था। इसमें मुख्य रूप से भगवान महावीर और अन्य तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित उपदेश और जैन धर्म के मठों से संबंधित वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो यह चित्रात्मक लिपि थी। देखिए, सिंधु सभ्यता में ज़्यादातर चीज़ों को चित्रात्मक या फिर प्रतीकात्मक दर्शाया गया है। इसके संकेतों में विभिन्न चित्र और प्रतीक होते थे, जो वस्तुओं, जानवरों, व्यक्तियों और विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी, यानी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ, या फिर इनको मौसी भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो यह देवेंद्र नाथ टैगोर जी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। उनको ये उपाधि क्यों दी गई, जरा इसका रीजन भी जान लेते हैं। महादेव गोविंद रानाडे एक प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक, न्यायविद और इतिहासकार थे, जो 19वीं सदी के अंत में समाज सुधार आंदोलनों में काफी सक्रिय भूमिका निभाते थे। उन्होंने भारतीय समाज की कई समस्याओं पर विचार किया और सुधार की दिशा में भी कार्य किया, इसीलिए इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समूचे लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी भारत में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 543। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक को विभाजित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको विखंडन कहते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पंकज एडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिलियर्ड्स और स्नूकर। देखिए, पंकज एक प्रसिद्ध भारतीय स्नूकर और बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। पंकज एडवाणी को भारतीय खेलों में बिलियर्ड्स और स्नूकर के क्षेत्र में एक सशक्त खिलाड़ी माना जाता है। पंकज एडवाणी ने 12 वर्ल्ड चैंपियन, 6 बिलियर्ड्स और 4 स्नूकर जीते हैं। वे बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों में भारत के सबसे सफल खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में भी कई पदक जीते हैं। पंकज एडवाणी को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए कई खेल पुरस्कार मिले, जिनमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। उनका नाम भारतीय खेलों में एक प्रेरणा के रूप में लिया जाता है। तो मित्रों, ये थे हमारे जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आने वाली परीक्षाओं में जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।